औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगते हैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरे बच्चों, हाजिर हूं मैं अपने सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 25 जिसका नेम है इकोसिस्टम। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। आप हर चैप्टर अहमियत के हामिल हैं और ख़ासकर ये जो आखिरी जो चैप्टर्स हैं ये बच्चे इन्हें इग्नोर करते हैं या सारा साल जो है वो आखिरी चैप्टर्स को पीछे करके शुरू वाले 7 से 8 चैप्टर्स पर ही उनका जोर रहता है। तो बेटा उसकी वजह से उनकी पेयरिंग बड़ी ख़राब हो जाती। तो लिहाजा हम लोगों को चाहिए कि हमें सेकंड हाफ पर ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि फर्स्ट हाफ तो हमारा हो ही जाता है लेकिन सेकंड हाफ हमारा कमज़ोर रह जाता है। तो जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं, वो जो आप लोग माशाल्लाह फर्स्ट ईयर कर चुके हैं, तो आपको भी पता होगा कि सेकंड हाफ ज़्यादा बच्चों का वीक रह जाता है। खैर जनाब, इस नीयत से कि हमने सेकंड हाफ को उसी तरह प्रिपेयर करना है जिस तरह फर्स्ट हाफ है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर जो कि चैप्टर नंबर 25 जिसका नेम इकोसिस्टम है। इसका लेक्चर नंबर 1 है। और जैसा कि आप सबको पता है कि फर्स्ट लेक्चर में हमेशा इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर होता है, तो फिर इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, किताब बड़ी कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट में लिखी हुई है। मेरे बच्चों ने पॉइंट्स बनाने हैं, मेरे बच्चों ने कॉमास लगाने हैं। परफेक्ट जिसकी पंक्चुएशन होगी वो इजीली किताब उसके लिए इजी हो जाएगी। और अगर वो पंक्चुएशन नहीं लगाएगा, अंदर नंबरिंग नहीं करेगा, अंदर चीजों को अंडरलाइन नहीं करेगा, प्रॉपर जगह पर फुल स्टॉप और प्रॉपर जगह पर अगर वो कॉमा नहीं लगाएगा, तो ये चीजें वबाले जान बन जाएंगी और याद करने के लिए बहुत मुश्किल होती है। लेकिन अगर आप पॉइंट्स बना लोगे, बुक के ऊपर मार्क कर लोगे, तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इजी इन अ सेंस कि आप बस रीडिंग करोगे तो आप सीख जाओगे कि पेपर में है क्या। फर्स्ट पॉइंट है जी, द टर्म इकोलॉजी। इकोलॉजी का जो वर्ड है, इकोलॉजी, इकोलॉजी का जो वर्ड है, इट कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। और वो ग्रीक वर्ड्स हैं, नंबर 1 ओइकोस, जिसका मीनिंग लफ्जी मतलब द फैमिली हाउस होल्ड है। फैमिली हाउस होल्ड मतलब घर के कामकाज। लेकिन आपने इसके लफ्जी मतलब पर नहीं जाना, इसके लफ्जी मतलब का चैप्टर से कोई लेने देना नहीं है। तो बस इसका लफ्जी मतलब द फैमिली हाउस होल्ड है। अब देखना यह है कि ये वर्ड सबसे पहले किसने कॉइन किया और उसने इसको डिफाइन कैसे किया इकोलॉजी को। खैर यहाँ अब हम सिर्फ लफ्जी मतलब बता रहे हैं। पता ना, एक लफ्जी मतलब होता है, एक बामुहावरा मतलब होता है। तो अभी लफ्जी हुआ जी, द फैमिली हाउस होल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। एंड द वर्ड लॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ। लॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ, द स्टडी ऑफ द फैमिली हाउस होल्ड। तो ये था लफ्जी मतलब। अब आ जाए पॉइंट नंबर 2। ये टर्म सबसे पहले किसने इस्तेमाल की? द टर्म ओरिजिनली वाज कॉइंड दैट इज यूज्ड बाय द जर्मनी का रहने वाला जूलॉजिस्ट था और उनका नाम था अर्नेस्ट हैकल इन 1866। तो 1866 में जर्मन जूलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले इकोलॉजी की टर्म इस्तेमाल की। इकोलॉजी की टर्म इस्तेमाल की। इन्होंने इकोलॉजी तो नहीं, इन्होंने कहा इकोलॉजिक, इकोलॉजिक, इकोलॉजिक नाम देकर, और वो भी ओ से शुरू हो रहा बेटा। तो ओ को मैंने साइलेंट कर दिया, तो मैंने बोला इकोलॉजिक। लेकिन अर्नेस्ट हैकल के इस टर्म में ओ मौजूद था। एंड डिफाइंड इट, और उसको डिफाइन क्या किया उन्होंने कि इट इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ एनिमल्स टू देयर एनवायरमेंट। लेकिन मेरा बच्चा, इन्होंने तो एनिमल्स का नाम लिया, लेकिन हमें तमाम ऑर्गेनिजम्स को बीच में डालना है। आज जो हम मतलब लेते हैं इकोलॉजी का, वो है स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ नॉट ओनली एनिमल्स, ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स टू देयर एनवायरमेंट, ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स टू देयर एनवायरमेंट। तो जनाब रिलेशन है, रिलेशन है।
ऑर्गेनिजम्स का उनके एनवायरनमेंट के साथ, एक ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है? हाँ, मेरा रिलेशनशिप है टेम्परेचर से। आजकल बड़ी गर्मी पड़ रही है, सांस लेना मुश्किल हुआ है। हाँ, मेरा रिलेशनशिप है हवा से, ऑक्सीजन से। हाँ, मेरा रिलेशनशिप है पानी से, ना पीऊंगा तो मर जाऊंगा। हाँ, मेरा रिलेशनशिप है दूसरे जानदारों से, मैं उन्हें खाता हूं, मुझे उनसे फवायद हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी आप पढ़ चुके हो। तो पता ये लगा कि रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू द इन्वायरमेंट है, और जब हम इस रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं तो वो इकोलॉजी कहलाती है। एनवायरमेंट इंक्लूड्स नॉट ओनली फिजिकल, एनवायरमेंट में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल मतलब बेजान चीजें ही नहीं, बल्कि एनवायरमेंट में कुछ बायोलॉजिकल कंडीशंस, दूसरे जानदार भी हैं बेटा, जिनके अंदर एक ऑर्गेनिज्म रहता है। तो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर रह रहा है, अंदर से मुराद उनके साथ रह रहा है, और ऑर्गेनिज्म अंदर मौजूद कुछ फिजिकल जो कंडीशंस हैं, मतलब टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, लाइट एक्सेट्रा, उनके साथ भी ऑर्गेनिज्म रह रहा है। तो जनाब, एक एनवायरनमेंट में फिजिकल चीजें भी हैं, दैट इज नॉन लाइफ, कुछ बायोलॉजिकल चीजें भी हैं, दैट इज लिविंग थिंग्स। एक ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरनमेंट में रहता है उसमें जानदार और गैर जानदार दोनों चीजें मौजूद हैं। पॉइंट नंबर 5, रिलेशनशिप इंक्लूड्स इंटरैक्शंस। अब रिलेशनशिप से क्या मुराद है कि रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म? जी हाँ, रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद दीज फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो फिजिकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट के साथ एक ऑर्गेनिज्म का क्या इंटरैक्शन है, क्या लेन देन चलता है? एक ऑर्गेनिज्म किस तरह फिजिकल एनवायरनमेंट से असर पकड़ेगा या किस तरह अपना असर उन पर करेगा? एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस तरह असरअंदाज होता है? तो रिलेशनशिप इंक्लूड्स इंटरैक्शंस विद द फिजिकल वर्ल्ड, कि हम बेजान चीजों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, एंड विद मेंबर्स ऑफ द अदर स्पीशीज, दैट इज इंटरस्पेसिफिक। अच्छा, अब अगर एक स्पीशी के मेंबर किसी दूसरे स्पीशी के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, जैसे शेर हिरन को खाता है, तो ये इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन है। लेकिन अगर हम इंसानों की बात कर लो तो इंसान को जायदाद की खातिर या किसी कंपटीशन में मार देता है। तो अगर एक ही स्पीशीज के अंदर इंटरेक्शंस चल रहे हैं तो वो इंट्रा स्पेसिफिक हैं, और अगर दो स्पीशीज के दरमियान इंटरेक्शंस चल रहे हैं तो वो इंटर स्पेसिफिक हैं। तो जी हाँ, रिलेशनशिप, कौन सा रिलेशन आपने स्टडी करना है इकोलॉजी में? हमने ढूंढना है एक ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शंस जो उसके फिजिकल वर्ल्ड के साथ है, या उस ऑर्गेनिज्म के अदर स्पीशीज के साथ जो है, या उस ऑर्गेनिज्म के सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स के साथ जो भी इंटरेक्शंस हैं, हमने पढ़ना है इकोलॉजी के ज़ेरे साया। मेरा बच्चा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इकोसिस्टम? तो पॉइंट 1, इकोलॉजी का मेजर यूनिट जो है वो इकोसिस्टम है। इको माहौल, सिस्टम निजाम, उर्दू में इसको माहौलियाती निजाम कहते हैं। कोई पूछे इस सिस्टम में क्या होता है, कहना जी इस सिस्टम में ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शंस पढ़े जाते हैं, यानी इकोसिस्टम में इंटरेक्शंस होते हैं ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म टू नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि फिजिकल चीजें। अभी अभी मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ, और एनवायरनमेंट में कौन सी चीजें हैं? बेजान और जानदार दोनों। तो ऑर्गेनिज्म जानदार और बेजान दोनों के साथ इंटरैक्ट करते हैं। अब एनवायरनमेंट में जहां वो इंटरेक्शन कर रहे हैं बेटा, एनवायरनमेंट प्लस ऑर्गेनिज्म प्लस एनवायरनमेंट के बायोटिक, एबायोटिक, इन चीजों को अगर हम मिला दें, यानी कि ऑर्गेनिज्म प्लस उसका एनवायरनमेंट विद बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, दैट इज जानदार और बेजान कंपोनेंट्स के साथ,
इसको इकोसिस्टम कहते हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म एक इकोसिस्टम में, कन्फाइंस का मतलब महदूद होना, कन्फाइंस का मतलब महदूद होना, तो ऑर्गेनिजम्स महदूद हैं, इकोसिस्टम्स के अंदर इंटरैक्ट करते हैं। इकोसिस्टम के अंदर एक ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट करता है अपने फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के साथ। बेटा इकोसिस्टम वर्ड के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट इको है। इको जो पार्ट है, इकोसिस्टम का जो इको पार्ट है, इको पार्ट ऑफ द वर्ड इकोसिस्टम is related to the environment. So eco means environment, and the word system part, जो system वाला part है, system का मतलब क्या है? collection of related parts, यानी environment में जो collection, environment के जो parts हैं वो हैं biotic and abiotic, biotic and abiotic। तो अगर कोई आपको आ जाए कि इकोसिस्टम का लफ्जी मतलब बता दो, तो उसका आंसर पॉइंट नंबर 3 है कि इको का मतलब क्या है जी? एनवायरमेंट। जबकि सिस्टम का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड पार्ट्स ऑफ द एनवायरमेंट, दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक, सब का कलेक्शन। और याद रखें ये सब एक यूनिट के तौर पर काम करते हैं, मतलब कि एक पूरा यूनिट बन जाता है कि इसी के अंदर आपने इकोलॉजी स्टडी करनी है। तो इकोलॉजी में आपने इंटरेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद दी एनवायरमेंट देखना है, और एनवायरमेंट में दो चीजें हैं, एक जानदार है तो दूसरी बेजान है। ठीक है जी। द इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक इंटरैक्टिंग कंपोनेंट्स। हाँ जी, तो इकोसिस्टम में दो बेसिक इंटरैक्टिंग कंपोनेंट्स हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कौन कौन से। द लिविंग पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट, दैट इज बायोटिक, and the non-living part of the environment, that is physical or abiotic factors. Physical or abiotic factors. Puttarji, biotic components consist of animals. Biotic components जानदारों में animals के साथ plants हैं, fungi हैं, microorganisms हैं। जबकि एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या चीजें हैं जनाब? एटमॉस्फेयर, दैट इज हवा। नंबर 2 क्लाइमेट, क्लाइमेटिक कंडीशंस, दैट इज टेम्परेचर ज्यादातर। देन सॉइल, देन वाटर, और एक चीज का जिक्र नहीं मैं करता जा रहा हूं, लाइट। वेरी इंपॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट्स जो बहुत बुरी तरह असरअंदाज होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म पर। The various kinds of organisms that inhabit an ecosystem make up populations. अब पुत्र, अगर हिरन है किसी इकोसिस्टम में, तो हिरन, जितने हिरन होंगे, हिरन के तमाम इंडिविजुअल्स आपस में मिलकर पॉपुलेशन बना देंगे। तो दूसरे लफ्जों में एक इकोसिस्टम में एक स्पीशीज का एक इंडिविजुअल नहीं होता, एक स्पीशीज से इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप होता है। तो इकोसिस्टम में ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू सेम स्पीशी इज कॉल्ड पॉपुलेशन। तो एक इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं। शेरों की पॉपुलेशन, हिरनों की पॉपुलेशन, ज़ीब्रास की पॉपुलेशन, जिराफ्स की पॉपुलेशन। इसी तरह प्लांट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स की पॉपुलेशंस होंगी। ये सारी पॉपुलेशंस इकट्ठी रह रही हैं अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ किसी इकोसिस्टम में। व्हाट इज पॉपुलेशन? तो पॉपुलेशन बहुत इजी सी डेफिनेशन है, हम लोगों ने पढ़ी भी हुई है। पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स। तो पॉपुलेशन के अंदर सारे हिरन इकट्ठे होंगे। अब हिरन मेल भी होगा, फीमेल भी होगी। तो मेल हिरन का स्पर्म फीमेल के एग के साथ मिलेगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फर्टाइल औलाद पैदा होगी। तो जी हाँ, एक पॉपुलेशन में वो इंडिविजुअल्स इकट्ठे होते हैं जो आपस में इंटरब्रीडिंग है।
जिनके स्पर्म और एग आपस में कंपैटिबल हैं। ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स हैं सेम स्पीसीज के, अकरिंग टुगेदर इन स्पेस एंड टाइम, किसी सेम स्पेस में रह रहे हैं और सेम टाइम में रह रहे हैं, एक ही वक्त में रह रहे हैं। ये टाइम से रिलेटेड से ये मुराद है कि मेरे दादाजी वो या मेरे अब्बू लाहौर में रहते थे, अब वो नहीं है, वो फौत हो चुके हैं। तो पता लगा आज की पॉपुलेशन में अब्बू और दादा अब्बू को नहीं गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि ही इज नो मोर इन दिस टाइम। तो पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स। दीज इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स से मुराद ये सेम स्पीशीज के हैं, अकरिंग टुगेदर इन द स्पेस एंड टाइम। पुत्र जी, populations of plants and animals in the ecosystem do not function independently of each other। मेरा बच्चा, अब अगर मैं कहूं शेरों की पॉपुलेशन जी इंडिपेंडेंट है जी, तो लोग कहेंगे कि नहीं भाई, वो तो खाने के लिए डिपेंडेंट है दूसरे जानवरों पर, तो शेर एक प्रीडेटर है। तो इसी तरह प्लांट्स डिपेंडेंट है डीकंपोजर्स पर, कि डीकंपोजर्स चीजों को डीकंपोज करके प्लांट्स के लिए मिनरल्स वगैरह बनाएंगे, न्यूट्रिएंट्स। तो पुत्र, पॉपुलेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इकोसिस्टम में ये इंडिपेंडेंट नहीं होती बेटा, बल्कि ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है खास कामों के लिए। तो जी हाँ, डिफरेंट पॉपुलेशंस आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर इन द इकोसिस्टम। वो कैसे भाई? तो मेरे बच्चों, सम पॉपुलेशंस compete with one another, वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करती हैं। जैसे किसी शिकार के पीछे चीता पड़ा हुआ था, तो वहां शेर आ गया, उसने कहा इसको मैं शिकार करूंगा, निकल यहां से। तो मेरा बच्चों, सम पॉपुलेशंस compete with one another, किस लिए? रिसोर्सेस के लिए, सच एज फूड के लिए कंपटीशन होगा, उत्तर पानी के लिए कंपटीशन होगा। जिस तरह यूकैलिप्टस की आपने मिसाल 9th में पढ़ी थी कि यूकैलिप्टस का दरख्त जहां उग जाए वो अपने नीचे का वाटर टेबल सारा खराब कर मारता है, सारा पानी पी जाता है, और तो और अपने साथ किसी छोटे पौधे को उगने भी नहीं देगा। पुत्र, स्पेस का कंपटीशन होता है कि ये इलाका मेरा, खबर निकलो यहां से सारे। तो ये आपस में जानवर लड़ते झगड़ते, यहाँ के प्लांट्स तक आपस में कंपटीशन करते हैं। पुत्र जी, इन सम केसेस, कुछ केसेस में तो एक पॉपुलेशन तो फूड रिसोर्स है अनदर की। तो जी हाँ, अब शेरों के लिए फूड का सोर्स कौन है? हिरन। तो वो हिरन को खाएगा, उसका शिकार करेगा। तो जी हाँ, शेर प्रीडेशन करता है, खुद प्रेडेटर बन जाएगा, और हिरन बेचारा प्री बनाकर उसको खा जाएगा। तो वन पॉपुलेशन इज द फूड रिसोर्स ऑफ द अनदर। एंड पॉइंट नंबर 6, कभी कभी तो टू पॉपुलेशंस आपस में म्यूचुअली बेनिफिट करती हैं। तो म्यूचुअल बेनिफिशियल में वो पढ़ा था हमने, एक प्रोटोजोन होता है किसके अंदर? टर्माइट के, दीमक के कीड़े के अंदर एक जू फ्लैजेलेट है ना बेटा? तो वो जनाब अंदर रहकर वो उसके लिए लकड़ी को तोड़कर हजम कर देता है, जबकि टर्माइट का कीड़ा उस लकड़ी को खाता है। वो खा सकता है, हजम नहीं कर सकता, वो हजम कर सकता है, खा नहीं सकता। तो एक दूसरे के साथ म्यूचुअलिज्म में रह रहे हैं। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि रूट के नोड्यूल्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट के नोड्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रह रहे हैं, तो वो भी एक दूसरे के साथ म्यूचुअल बेनिफिट पर कर रहे हैं। लाइकन्स में भी हमने पढ़ा, माइकोराइजल फंजाई में भी हमने पढ़ा कि वो क्या करते हैं? म्यूचुअल बेनिफिट करते हैं। तो पॉपुलेशंस एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट भी कर रही हैं, कंपटीशन भी कर रही हैं, प्रीडेशन भी कर रही हैं। पर बच्चों, इस तरह सारी पॉपुलेशंस अपने इंटरैक्शंस के साथ अगर कहीं इकट्ठी रह रही हो, फिर एक दूसरे के बगैर गुजारा भी नहीं है इनका। All populations within the ecosystem are known as community। अगर हम तमाम को जोड़ दें तो उन्हें क्या कहलाती हैं बेटा? वो कम्युनिटी कहलाती हैं। And are in one or another manner interconnected to one another। और ये populations
किसी ना किसी मैनर में आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अगर इकोसिस्टम में एक पॉपुलेशन भी कम हो जाए या एक्सटिंक्ट हो जाए तो पूरे का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स होने का खतरा होता है मेरा बच्चा। तो ये पॉपुलेशंस एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा इंटरकनेक्टेड हैं। ये पॉपुलेशंस काफी ज्यादा एक दूसरे के साथ क्या है जनाब, इंटरकनेक्टेड है। द इकोसिस्टम हैज मैनी लेवल्स। इकोसिस्टम के कई लेवल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला लेवल तो इंडिविजुअल से शुरू कर लो आप। इकोसिस्टम का जो लेवल है जिसको आपने शुरू करना है उसको इंडिविजुअल से शुरू कर लो। तो जी हाँ, हमारा जो इंडिविजुअल लेवल है, हमारा जो कौन सा लेवल पुत्र, इंडिविजुअल लेवल है। अब आप इंसान को ही ले लो पुत्र, एक इंडिविजुअल में इतनी ताकत है कि नंबर 1 वो इन्वायरमेंट में होने वाली चेंजेस को रिस्पॉन्ड करता है, या नंबर 2 इन्वायरमेंट पर खुद भी असर कर सकता है। बेटा फिजिकल इन्वायरमेंट पर खुद भी असर कर लेता है। जैसे एक इंडिविजुअल ने पोल्यूशन बढ़ा दी, उसने ग्लोबल वार्मिंग कर दी, वो जनाब वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जा रहा है, तो एक इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस कर सकता है फिजिकल इन्वायरमेंट पर, और तो और एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड भी करता है अपने इन्वायरमेंट को। तो ऑन आर लेवल, हमारा लेवल, हम एक इंडिविजुअल है, एक फर्द है। इंडिविजुअल से मुराद फर्द एक ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल जिसमें मैन है, यानी कि हम लोग, वी कैन बोथ, हम लोग रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं एनवायरनमेंट को, या फिर हम उस एनवायरनमेंट पर इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस द फिजिकल एनवायरनमेंट, इन्फ्लुएंस द फिजिकल एनवायरनमेंट। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? ले जनाब, नेक्स्ट क्या आ रहा है जी? नेक्स्ट आ गया पॉइंट नंबर 11। तो जनाब अली पॉइंट नंबर 11 क्या है? एट द नेक्स्ट लेवल, अब इंडिविजुअल से आगे चलते तो बेटा वो पॉपुलेशन है। एट द नेक्स्ट लेवल इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज फॉर्म पॉपुलेशन, वो आपस में इकट्ठे रहेंगे, क्या बनाएंगे? पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, कि एक पॉपुलेशन के अपने एट्रीब्यूट्स हैं, और वो एट्रीब्यूट्स क्या हैं? ग्रोथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह। और जब पॉपुलेशन इकट्ठी हो जाएं, फर्दर इंडिविजुअल्स ऑफ दीज पॉपुलेशंस interact among themselves with individuals of the other species, also individuals of the same species। और जब इनके इंटरेक्शन स्टार्ट होते हैं तो पॉपुलेशंस क्या बना लेती हैं? कम्युनिटी। तो पुत्र कम्युनिटी इंटरेक्शंस का नाम है पुत्र। कम्युनिटी में म्यूचुअलिज्म, प्रीडेशन, कमेंसलिज्म ये चलेगा, ये लाजमी चलेगा, क्योंकि ये एक दूसरे की खुराक है, एक दूसरे से इनको मतलब है, एक दूसरे के फायदा करवाते हैं, एक दूसरे को नुकसान भी करा सकते हैं। एक दूसरे को क्या करा सकते हैं? नुकसान भी करा सकते हैं। तो जनाब मेजर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स दैट ऑक्यूपाई ब्रॉड जियोग्राफिकल रीजन्स। अब बायोम्स भी हमने पढ़ा हुआ है, तो बायोम की डेफिनेशन क्या थी फर्स्ट ईयर में? लार्ज रीजनल कम्युनिटी बेसिकली डिटरमिन्ड बाय इट्स क्लाइमेट। लार्ज रीजनल कम्युनिटी बेसिकली डिटरमिन्ड बाय इट्स क्लाइमेट। तो अगर किसी जगह का क्लाइमेट से मुराद फिजिकल, अगर किसी जगह को फिजिकल एनवायरनमेंट बताएगा कि इस जगह पर कौन कौन सी पॉपुलेशंस आकर तो आबाद हो सकती हैं। तो जी हाँ, मेजर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स दोस ऑक्यूपाई ब्रॉड जियोग्राफिकल रीजन्स आर कॉल्ड बायोम्स। तो डेजर्ट बायोम भी है, ऑल्टीट्यूड बायोम्स भी हैं, एक्वाटिक बायोम्स भी हैं। तो लेट्स सी, ईच बायोम कंसिस्ट ऑफ, एक बायोम में कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की ढेरों ढेर पॉपुलेशंस आपको मिलेंगी, और एक बायोम में फुल्ली क्लाइमैक्स कम्युनिटी मिलेगी आपको, कि डिफरेंट पॉपुलेशंस लिविंग टुगेदर मिलेंगी, एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय यूनिफॉर्म लाइफ
और उनको उस बायोम में आपको एक जबरदस्त यूनिफॉर्म लाइफ मिलेगी और उसमें आपको फॉर्म ऑफ वेजिटेशन सच एज ग्रास और कॉनिफेरस ट्रीज, मतलब कि उसके अंदर आपको प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सब मिलेंगे। तो बायोम एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है। अब मेरा बच्चा, सम मेजर बायोम्स आर सम मेजर टेरेस्ट्रियल पुत्र एटमॉस्फेयर में रहने वाले, खुश्की पे रहने वाले जो बायोम्स हैं वो हैं फॉरेस्ट, एक बायोम है ग्रासलैंड बायोम्स है, एंड डेजर्ट बायोम्स हैं। एंड कंबाइंड दी बायोम्स, अगर इन सारे बायोम्स को हम कंबाइन कर दें तो वो बन जाता है प्लैनेटरी इकोसिस्टम। क्या बन जाता है मेरा बच्चा? प्लैनेटरी इकोसिस्टम। लो मेरे बच्चों, अब इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर में हमने बायोस्फीयर स्टार्ट करना है। तो मैंने अपने बच्चों को आज लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन करवाया। यहाँ तक आप लोग निशान लगाएं और तैयारी करें, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर लेक्चर नंबर 2 में। इसी के साथ ही सर अफजल को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।